स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्रथम, जस्ट सेकंड। ओके, तो हमारा डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर में, कि प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे या किन मेथड्स का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट के प्राइस को चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एंड हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो उसकी बात हो रही थी। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि जो भी प्राइसेस होती हैं वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपका किसी प्रोडक्ट को बनाने में 7 रुपए खर्च हुआ है, तो आप उसका कम से कम प्राइस जो है 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी है उसकी प्राइसेस क्या है। अगर वो 8 रुपए में बेच रहा है और अगर आप 10 रुपए में बेचोगे तो आपका सामान तो कोई खरीदेगा नहीं। अगर आपका कोई बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू आपने बना रखी है तो बात अलग है, तो फिर हो सकता है लोग 10 रुपए भी आपको देने को तैयार हो जाए। बट कंपटीशन मार्केट में हमेशा रहता है, एग्जिस्ट करता है। और आपको अगर उसको बीट करना है तो उसके लिए आपको प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रखनी पड़ती है। राइट, तो ये कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला वाला ये पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। जैसा कि मैं अभी जस्ट आपको बता रहा था कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 8 रुपए है और सेम प्रोडक्ट अगर आप 10 रुपए में बेचोगे, 12 रुपए में बेचोगे, तो हो सकता है कि कोई लॉयल कस्टमर आपका है जो कि काफी दिनों से आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है और काफी सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट के साथ। हो सकता है कि वो एक दो बार 12 रुपए में आपसे खरीद ले, लेकिन जब उसके दिमाग में ये बार बार नॉक करेगा ना कि भाई सामने वाला बंदा उस प्रोडक्ट को उस 8 रुपए में खरीद रहा है और मैं उसके लिए 12 रुपए पे कर रहा हूँ, तो वो वहां से हट के एक बार तो जरूर उसका प्रोडक्ट ट्राई करेगा। और अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आप जो है मार्केट से निकल गए, तो वो बंदा आपके पास नहीं आने वाला। राइट, तो कई बार हमें कंपटीशन को ध्यान में रख करके भी प्राइसिंग अपनी डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको जियो का एग्जांपल दिया था कि जियो जब मार्केट में आया तो उसने बाकी सारे जितने भी कॉम्पिटिशन थे सबको मार्केट से भगा दिया अपने प्राइसेस को लो करके। लेकिन जब वो चले गए तो उनकी प्राइसेस इतनी हाई हो गई और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें उनको बाय करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हमारा डे टू डे जो एक्टिविटी है वो हो ही नहीं सकता। अभी हर चीज के लिए हम लोग इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। राइट, लेकिन आसान भी है, चीजें आसान भी हुई हैं काफी। तो ये दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे। तीसरा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना, तो आप उसकी प्राइसेस ज्यादा रख सकते हो। तो ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हो गई, जहां पे आप वैल्यू को ज्यादा महत्व दे रहे हो। आपका कॉस्टिंग सपोज भले ही आपको 10 रुपया पड़ा हो, लेकिन फिर भी आप उसको 50 रुपए में बेच रहे हो। राइट, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कोई और प्रोवाइड कर ही नहीं सकता या कोई कर ही नहीं पाएगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं बताऊंगा, एप्पल। एप्पल का मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल लेता हूँ लेकिन रीजन यही है कि उसका है ही सच में। तो एप्पल लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको। उसके फोन में जितनी तगड़ी सिक्योरिटी है किसी और फोन में है ही नहीं, एंड्रॉयड में है ही नहीं। एंड्रॉयड को हैक करना आसान है, एप्पल को हैक करना इतना आसान नहीं है। राइट, तो वो एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप अपनी प्राइसेस जो है प्रोडक्ट की वो बहुत प्रीमियम रखते हो। तो प्रीमियम लोग ही प्रीमियम प्राइसेस अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। चौथा है स्किमिंग प्राइस। स्किमिंग प्राइस में क्या होता है कि सपोज स्टार्टिंग में आपने कोई यू नो आपने स्किम्ड मिल्क का आपने नाम सुना होगा। वो मिल्क जो होता है, मिल्क जब शुरू शुरू में रहता है तो उसके ऊपर से मलाई जमती है, घी वगैरह सब कुछ जो है वहां से निकल जाता है, फिर जो लास्ट में रहता है उसकी प्राइसेस देखना बहुत कम होती है। लेकिन जो एकदम गाढ़ा दूध होता है ना स्टार्टिंग वाला, जिसमें बहुत ज्यादा मलाई वगैरह होती है, उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है। तो स्किमिंग प्राइसेस इज जस्ट लाइक दैट, कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आया तो उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वो मार्केट मार्केट जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में पुराना होता जाएगा उसकी प्राइसेस जो है वो घटती जाएगी। ठीक है, तो इसकी भी प्राइसेस में वो है। छठा है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। लोगों के दिमाग को रख करके आप प्राइसिंग रख रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे एक स्टेप्स में एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, चार्म प्राइसिंग सच एज 9.99 इंस्टेड ऑफ 10। कंपनी चाहे तो 10 रुपए लिख सकती है लेकिन वो लिखेगी 9 रुपए 99 पैसे। आपको लगेगा अरे वाह 9 रुपए, लेकिन सिर्फ आप 1 रुपए 1 पैसा उसमें ऐड कर दोगे तो वो 10 रुपए हो जाएगा। है ना, तो इस तरह की जो है प्राइसिंग भी कंपनीज रखती हैं जस्ट आपकी साइकोलॉजी को तोड़ने के लिए। आपको पता है कि 10 रुपए ज्यादा होते हैं, लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में जो आपका ध्यान गया 9 रुपए, आपने मुंह से तो बोल दिया 9 रुपए, तो वो आपकी साइकोलॉजी का हिट कर जाता है कि भाई 9 ही रुपए तो है यार, छोड़ ना, 99 पैसे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरह से चीजें भी जो है कंपनीज करती हैं। आप मार्केट में कुछ भी खरीदने चले जाओ, खासकर कपड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप क्लोथिंग कुछ भी खरीदने चले जाओ या जूते खरीदने चले जाओ, सबकी प्राइसेस देखना इसी तरह से होंगी। 299, 399, 499। जैसे कि मैंने भी अपनी नोट्स की प्राइसिंग 999 कर रखी है। राइट,
तो वो एक साइकोलॉजिकल चीज होती है जो कि कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हो गई। 7 हो गया बंडल प्राइसिंग। ये भी बहुत सिंपल सा है कि अगर आप एक सामान खरीदोगे तो आपको 10 रुपए लगेंगे, दो खरीदोगे तो आपको 15 रुपए लगेंगे, और तीन खरीदोगे तो 20 रुपए में हो जाएगा। एक का 10, दो का 15, तीन का 20। समझ रहे हो? दैट इज बंडल प्राइसिंग। ये आप मतलब एक साथ मिला के जब आप वो कॉम्बो आपने सुना होगा जब आप मूवी देखने जाते हो, तो अगर आपने जो पॉपकॉर्न का टब है वो अगर आपने लार्ज टब अलग से लिया तो वो इसका उसकी एक प्राइसिंग हो गई, और जो आप कोल्ड ड्रिंक लोगे उसकी फिर अलग, उसकी जो है अलग से प्राइसिंग होगी। लेकिन जब आप कॉम्बो में लेने लगते हो तो उसकी प्राइसिंग घट जाती है। राइट? तो ये हम लोग को देखने को मिलता है बंडल प्राइसिंग में। बस ये 7 पॉइंट्स ही हम लोग को करना है। प्रथम मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। ओके देन, शुरू करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के साथ। तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है कि जितना भी कॉस्ट आपको हुआ है उस प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को, सारे प्रोडक्ट को नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, अब वो आप कैसे निकालोगे? टोटल एक्सपेंसेस को आप टोटल प्रोडक्ट से आप डिवाइड कर दोगे, मतलब हाँ डिवाइड ही कर दोगे, माइनस नहीं करोगे। तो आपका जो है पर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो निकल जाएगा, मतलब कॉस्ट आपका निकल जाएगा। अब उस कॉस्ट के ऊपर आपने प्रॉफिट रख करके उसका जो है प्राइस आपने डिसाइड कर दिया। राइट? तो ऐसे ही होगा। So it involves the calculating of the total cost of producing एक प्रोडक्ट, including both fixed and variable cost, and adding a markup, percentage to ensure profitability। एक मार्कअप परसेंटेज आपको रखना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा तरीका है प्राइस को रखने का। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सपोज आप इकलौती कंपनी हो जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, तो आप तो अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस रख सकते हो, लोगों को वो खरीदना ही पड़ेगा। राइट? लेकिन एक बेसिक तरीका क्या होता है कि चलो 8 रुपए का प्राइस है, 7 रुपए का हमारा खर्च पड़ा है, तो हम उसको प्राइस जो है 10 रुपए या 12 रुपए या 15 रुपए रखते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल कंपनी रहे जो कि सिर्फ उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो आप उसका प्राइस 100 रुपए भी रख सकते हैं। लेकिन लोगों को तो उसको बाय करना ही पड़ेगा, जैसे कि अभी हमारे टाइम पे जियो के साथ हो रहा है। राइट? स्टेप्स, स्टेप्स में क्या है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दो तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसका डेफिनेशन थोड़ा सा सुन लो। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो गया ऐसा कॉस्ट जो कि फिक्स है, जो कि किसी भी तरह का कोई चेंज उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि रेंट, अगर आपका बिजनेस किसी रेंटेड हाउस में चल रहा है या रेंटेड कोई स्टोर हाउस में चल रहा है, वेयर हाउस में चल रहा है, तो जो उसकी रेंट है वो हर महीने आपको पे करनी है, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका लॉस हो, चाहे आपका प्रोडक्शन हो, चाहे आपका प्रोडक्शन ना हो। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। दैट इज वाई दे आर फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हो गया वो कॉस्ट जो कि आपका वेरी करता है हर बार। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपका रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे आपका लेबर ज्यादा लगेगा, है ना? तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना, रॉ मटेरियल, लेबर, इस तरह की जो चीजें हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाएंगी। इवन आप बिजली का बिल ले लो। अगर पिछले महीने के मुकाबले इस महीने आपका बिजनेस, आई मीन जो आपका वेयर हाउस है वो 2 घंटे ज्यादा खुला हुआ था, इसका मतलब 2 घंटे ज्यादा बिजली चली है, तो जो बिजली का बिल आएगा वो डिफरेंट आएगा। राइट? तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में ये छोटा सा डिफरेंस है। और इन प्राइसेस को टोटल करने के बाद एड अ मार्कअप परसेंटेज टू कवर प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करोगे? एक मार्कअप परसेंटेज उसके ऊपर रख दोगे। 10%, 20%, 30% आप मार्कअप रख दोगे, ताकि उतना जो जो आपने परसेंटेज बढ़ाया है वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज द कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, ओवरहेड, ये सारी चीजें मिला करके उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको लगी है 50 रुपए, $50 या 50 रुपए जो भी ले लो। इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20, अगर किसी कंपनी को 20% का प्रॉफिट कमाना पड़े तो वो क्या करेगा? 20% का मार्जिन उसके ऊपर रख देगा, प्रॉफिट मार्जिन रख देगा, है ना? तो 50 रुपए का 20% कितना हो गया? 10 रुपए। तो 50 और 10, 60 रुपए। तो आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी रख दी? 60 रुपए। अब लोग जब उसको 60 रुपए में खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपए का, क्योंकि ₹50 तो आपका एक्सपेंसेस था उसको बनाने का, कॉस्ट प्राइस था, तो आप उसको माइनस कर दोगे, तो 10 रुपए का आपके पास क्लियर कट प्रॉफिट है। राइट? एडवांटेज की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इंश्योर, दूसरा है इंश्योर दैट कॉस्ट आर कवर्ड विद प्रॉफिट मार्जिन इज अचीव्ड। यहाँ पे एक इंश्योर किया जाता है कि जो आपका प्रॉफिट होगा वहां पे जो कॉस्ट मार्जिन है वो भी एक तरीके से इंक्लूडेड होगा, मतलब आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मार्जिन बहुत सिंपल है।
डिसएडवांटेजेस की अगर आप बात करें तो इग्नोर्स मार्केट डिमांड एंड कंपटीशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अगर आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रख सकते हो। हमारा जो मार्केट है ना, पूरा पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है प्रथम, वो इसी बात पे चलता है कि डिमांड कैसा है। आप मार्केट में कुछ भी खरीदने चले जाओ, अगर आप कोई चीज आपको सस्ती मिल रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, इसलिए वो चीज आपको सस्ती मिल रही है। लेकिन जो चीज की डिमांड जिस चीज की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, उसका डिमांड, उसका प्राइस जो है मार्केट में वो बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है। डिमांड ज्यादा तभी होता है जब लोगों को ज्यादा चाहिए होता है। आई मीन प्राइस ज्यादा तभी होता है जब लोगों को ज्यादा चाहिए होता है, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड इतना महंगा हो ही ना अगर लोग गोल्ड पहनना छोड़ दें, लेकिन लोग गोल्ड को एज ए उसको अलग नजरिए से देखते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा है और साल दर साल बढ़ ही रही। राइट। लेकिन अगर लोग उसको छोड़ दें तो उसके प्राइसेस कुछ नहीं है। गोल्ड कुछ नहीं है, जस्ट एक लोहे की तरह, जस्ट एक मेटल है वो। लेकिन लोगों का, क्या बोलूं, और जो हमारा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, वो गोल्ड के ऊपर ही आधारित है। इस ये भी एक वन ऑफ द रीजन इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड इतनी ज्यादा है ना। पूरी दुनिया में कुछ भी अगर तहस नहस हो जाए, है ना, आपके पैसे जल जाए, या आपका स्टॉक मार्केट में पैसे आपने लगा रखे हैं वो डूब जाए, कुछ भी अगर हो जाए, दो चीज है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो पहली है आपकी जमीन, और दूसरा है आपका गोल्ड। तो हमेशा इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके मम्मी पापा जब भी आपको बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगे, तो सबसे पहले वो या तो बोलेंगे वो लैंड ले लो, या तो गोल्ड ले लो। ये दो चीज बहुत ही सिंपल है, और लोगों को यही लोग, मतलब लोग लेना पसंद करते हैं। लेकिन जो यील्ड है, जो बेनिफिट है, वो इसमें ज्यादा नहीं है, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा है। लेकिन शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये गोल्ड और जमीन कभी बर्बाद नहीं होगा, इसलिए लोग इसको सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं और इसी में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। राइट। आई थिंक मैं कहीं और से कहीं और चला गया। खैर। सो इग्नोर्स मार्केट डिमांड एंड कंपटीशन, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिला करके हम लोगों ने प्राइस रख दी। यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड और कंपटीशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि कैन लीड टू ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स इफ द मार्केट डजंट सपोर्ट द प्राइस। मार्केट का प्राइस को सपोर्ट करना भी जरूरी है। अगर आपके मार्केट में उस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट 60 रुपए में बिक रहा है और वो मार्केट प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का है 30 रुपए, 20 रुपए, तो क्यों खरीदेगा कोई। राइट। तो आपको ओवर प्राइस भी नहीं करना है और अंडर प्राइस भी नहीं करना है। इन चीजों का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम जो है हम लोग को देखने को मिलती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में। तीसरा है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो उनके साथ compete करने के लिए आप प्रोडक्ट के प्राइस को उसके अकॉर्डिंग रखते हो। जैसे भले ही आपके प्रोडक्ट को बनाने में आपको 10 रुपए लग गया हो, लेकिन आप कई बार कंपटीशन में बने रहने के लिए या सामने वाले को कंपटीशन में हराने के लिए आप अपने प्राइसेस को 8 रुपए भी कर सकते हो। तो उस बंदे को मजबूरी में करना पड़ेगा। और अगर उस बंदे के पास प्रॉपर अगर कैश फ्लो नहीं रहा, पैसे अगर नहीं रहे, तो उसको अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। तो कंपटीशन प्राइसिंग में यही होता है। राइट। सो इन दिस प्राइसिंग मेथड अ कंपनी सेट्स इट्स प्राइस बेस्ड ऑन द प्राइसेस चार्ज बाय कॉम्पिटिटर्स। देखो, जो कॉम्पिटिटर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, आप अपनी प्राइस उसके अकॉर्डिंग रख रहे हो। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द मार्केट वेयर देयर आर मेनी सिमिलर प्रोडक्ट्स। सेम तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रही हैं, एंड द कंज्यूमर्स परचेजिंग डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस। और जो कंज्यूमर का परचेसिंग डिसीजन है, वो हमेशा प्राइस को लेकर के इन्फ्लुएंस होता है। जब भी प्राइस इधर उधर होगा, कंज्यूमर जो है उस चीज को लेने को, कम दाम में लेने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपनी सेम तरह के प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। तो होगा ही ना वो। सिंपल सी बात है। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहला, स्टडी द प्राइसेस सेट बाय द कॉम्पिटिटर्स फॉर अ सिमिलर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सेम प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर कंपनी कितने रुपए में बेच रही है, उसको आपको स्टडी करना है। और दूसरा है सेट द प्राइस इक्वल टू, या तो आप प्राइसेस उसके बराबर रखो, या हाइयर देन, या उससे थोड़ा ज्यादा रखो, या उससे थोड़ा कम रखो, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप किस बेसिस पे आप ज्यादा रखोगे। सपोज आपके प्रोडक्ट में कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर है, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को थोड़ा ज्यादा रख सकते हो। या आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में थोड़ी सी कुछ कमी है, तो आप उसके प्राइसेस को थोड़े से कम भी कर सकते हो। लेकिन जो भी आप करोगे, आप अपने कॉम्पिटिटर वाले प्रोडक्ट के प्राइस को देख करके ही करोगे। दैट इज वाई ये नाम है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अ कॉम्पिटिटर सेल्स अ सिमिलर स्मार्टफोन फॉर $500, a new entrant might set its price at 490।
जो नया कंपनी है, जो मार्केट में नया नया घुस रहा है, हो सकता है कि वो उसकी प्राइसेस को 490 रख दे, क्योंकि 490 लोगों को ज्यादा अफोर्डेबल लगेगा, हालांकि सिर्फ $10 ही कम है। लेकिन फिर भी जो लोग प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं, उनको वो 10 रुपए भी अखड़ जाता है ना, तो वो कर लेंगे। या 510 रुपये भी रख सकते हैं, खुद को ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम है। जैसे एंड्रॉयड, जैसे कि एप्पल है, उनका प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसने प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई रखी हैं कि मैक्सिमम इंडियन, हम लोगों की बात मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग ज्यादा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारे लिए वो प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है। उसको हम तभी अफोर्ड कर सकते हैं जब हम बहुत ज्यादा कमाएं, या वो मीम चलता है ना, वो किडनी गिरवी रख कर या किडनी बेच करके लेने वाला, तो वो इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारे लिए, एप्पल। सो इसके एडवांटेज की बात कर लें तो हेल्प इंश्योर कॉम्पिटिटिव पैरिटी इन द मार्केट। अब इसकी वजह से अगर आप ऐसा करोगे तो जो कॉम्पिटिटिव पैरिटी है वो मार्केट में बनी रहेगी। यूजफुल इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज। ये यूजफुल बहुत ज्यादा होता है कब? जब जो इंडस्ट्रीज है वो हाईली कॉम्पिटिटिव होती हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज में लीड टू प्राइस वॉर। प्राइस वॉर देखने को मिलता है हम लोगों को, इसने उसकी प्राइस घटा दी, उसने इसकी प्राइस घटा दी, है ना। ये देखने को मिलता है, विच कैन रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन। अब ऐसा होगा तो जो आपको प्रॉफिट मार्जिन है वो घटता रहेगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भी ये होता है। जैसा कि ये मोबाइल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल का जो पैक्स है ना हमारा, जो हम लोग 600 रुपए 700 रुपए में रिचार्ज करते हैं 3 महीने वाला, इसको लेकर के ना मार्केट में काफी ज्यादा जद्दोजहद चलती है कंपनीज के बीच में, हमें नजर नहीं आता। लेकिन इसकी प्राइसेस कुछ होंगी ना तो एप्पल वहां से चेंजेस कर देगा। एप्पल वहां ट्राई को कंप्लेन कर देता है कि सर जियो ने जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा कम कर दी हैं, अगर इतनी कम रहेंगी तो हम मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे। अब कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री का कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि मार्केट में कोई एक ही कंपनी सरवाइव करे, क्योंकि अगर वो एक ही कंपनी रह गई ना तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी। वो कुछ भी कर सकता है फिर। अगर फर्ज करो कि अगर सारी कंपनीज चली गई, सिर्फ जियो इंडिया में रह गया, तो क्या होगा हमारे साथ? तो फिर तो अंबानी लूट लेगा हम लोगों को। ठीक है ना, तो वो चीज भी है। सो प्राइस वॉर देखने को मिलता है, कैन रिजल्ट इन ओवरलुकिंग वैल्यू एडेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो वैल्यू एडेड एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे वो छूट जाती हैं कई बार। जब आप प्राइस के ऊपर ध्यान देते हो तो आप वैल्यू ऐड करना भूल जाते हो, वो भी हम लोग को देखने को मिलता है। तीसरा है उसी से जुड़ा हुआ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, तो यहाँ वैल्यू की बात की जा रही है। सो दिस मेथड इन्वॉल्व सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर रादर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। कि लोगों को क्या वैल्यू मिलेगा उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कर रहे हो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कंसिडर्स व्हाट कस्टमर इज विलिंग टू पे। कस्टमर कितना देने को तैयार है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट बेनिफिट्स, क्वालिटी एंड यूटिलिटी। स्टेप्स में क्या क्या हो जाएगा? कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस, विलिंगनेस टू पे एंड परसीव्ड वैल्यू। यहाँ पे इस तरह का प्राइस रखने के पहले ना, जब आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग रखने की बात करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने मार्केट को रिसर्च कर लो कि क्या अगर आप इस प्राइस पे बेचोगे, इस प्राइस पॉइंट पे अपने कस्टमर्स को बेचोगे, तो क्या वो उस प्राइसेस को पे करने के लिए विलिंगनेस शो कर रहे हैं, क्या वो लेने को तैयार हैं उस प्राइस पे, क्या वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि इतना प्राइस इस प्रोडक्ट का हो सकता है ना। तो ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और रिसर्च करने के बाद जैसा आपको लगता है उसके बेसिस पे जो है आपको प्राइसेस को हाई या फिर लो रखना है ना। सेट द प्राइस हाइयर और लोअर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन द प्रोडक्ट। उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है, उसके अकॉर्डिंग। एप्पल का यहाँ पे देखो दिया गया है एग्जांपल, एप्पल यूजेस वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग फॉर इट्स आईफोन्स। मैंने पहले भी बोला था कि वैल्यू की जब भी बात की जाएगी, आईफोन से बड़ा फोन कोई है ही नहीं, क्योंकि वो आपको बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है। Customers perceive iPhone as a high quality, feature rich products, okay, and are willing to pay a premium price for them. और लोग पे करने को तैयार हैं। Therefore, Apple can price its iPhone at $1,000 even though the product cost is far lower. जो उसका बनाने का खर्चा है ना वो $1,000 से तो काफी कम है। मान लो $100 या $200, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, $100 भी इनको बनाने में खर्च नहीं होता। लेकिन फिर भी ये लोग $1,000 तक का प्राइस रखते हैं, क्योंकि लोगों को वो प्राइस पे करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने बड़े मतलब हम लोग हैं कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना $900 एक्स्ट्रा पे करने में। 84,000 का फोन आपको सिर्फ 8400 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन आप उसको लोगे नहीं, क्योंकि आपको पहला बात तो पता नहीं है कहाँ से मिलेगा, और दूसरा बात आपको पता ही नहीं है कि उसकी प्राइसेस कितनी होनी चाहिए। आप बस पे किए जा रहे हो कि भाई प्रीमियम प्रोडक्ट है, हाथ में लेकर घूमोगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो वो चीज होती है। एडवांटेज की बात करें तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय कैप्चरिंग द हाईएस्ट प्राइस कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। अब यहाँ पे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को, क्योंकि आप प्रीमियम प्राइस रख रहे हो, कंपनी प्रीमियम प्राइसेस आपको आपके लिए रख रही है और आप देने को तैयार भी हो।
तो डेफिनेटली जो आपका प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप रेडी करते हो ना, वो भी कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप करते हो, ताकि जो आपकी ब्रांड लॉयल्टी है वो बनती रहे। भाई एप्पल के फोन की बात ही सच में अलग है। ऐसा नहीं कि लोग बेवकूफ हैं उसके लिए पे किए जा रहे हैं, उसकी बात ही सच में अलग है, इसलिए लोग पे करने को तैयार भी हो जाते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करें, रिक्वायर्स इन डेप्थ मार्केट रिसर्च, तो यहाँ एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, जहाँ पे आप इन डेप्थ मार्केट रिसर्च करते हो और कस्टमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हो। द परसीव्ड वैल्यू में चेंज ओवर टाइम। जो परसीव्ड वैल्यू है, हो सकता है कि किसी की वैल्यू अभी बहुत ज्यादा है, आगे जाकर के कम जाए, है ना। तो जो परसीव्ड वैल्यू है वो चेंज हो सकती है ओवर द टाइम, रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट प्राइस एडजस्टमेंट, जिसकी वजह से आपको जो प्राइस की एडजस्टमेंट है वो आपको बहुत फ्रीक्वेंट करती रहनी पड़ती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज पेनेट्रेशन प्राइसिंग। पेनेट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज, किसी को ना उकसाना, कि आपका प्रोडक्ट सपोज 100 रुपए में मिल रहा है, आपने उसकी प्राइसेस 10 रुपए कर दी, तो आपने क्या किया, मार्केट को पेनेट्रेट कर दिया कि भाई 10 रुपए सच्ची, तब तो ले ही लेते हैं। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा। आपने कार्ट में कुछ प्रोडक्ट डाल करके रखे हैं और प्रोडक्ट की प्राइसेस अचानक से आपको दिखा कि भाई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए घट गया है, तो भाई ले लो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ले लो, नहीं तो फिर अगले दिन प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसको कहते हैं पेनेट्रेशन प्राइसिंग, है ना। तो पेनेट्रेशन प्राइसिंग इज स्ट्रेटेजी यूज बाय द कंपनीज टू एंटर अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बाय ऑफरिंग अ लो प्राइस इनिशियली। स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस में आपको बेचते हैं, विद द गोल ऑफ अट्रैक्टिंग अ लार्ज कस्टमर बेस, जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो लोग स्टार्टिंग में इसकी प्राइसेस को कम रखते हैं। हालांकि नॉट जस्ट स्टार्टिंग में, बीच बीच में भी ये जो मैंने अभी आपको बताया वो चीज चलती रहती है। वंस द प्रोडक्ट गेन्स मार्केट शेयर, जैसे ही उसकी जो मार्केट शेयर है प्रोडक्ट का वो गेन कर लेते हैं, द प्राइसेस मे बी इंक्रीज ग्रेजुअली, मे बी इंक्रीज, बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया भी जा सकता है। घटाने का तो चांसेस नहीं होता, अगर लोगों को पसंद आ रहा है आपका प्रोडक्ट तो प्राइसेस को घटाओगे तो नहीं, इतना तो श्योर है। प्राइसेस घटती तभी है जब या तो आपके प्रोडक्ट की वैलिडिटी खत्म हो रही होती है, या तो लोगों के अंदर उस चीज को बाय करने का इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक ना। स्टेप्स क्या है, सेट एन इंट्रोडक्टरी, ओ माय गॉड 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, सो स्टेप्स क्या है, सेट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस लोअर देन द कॉम्पिटिटर्स टू क्विकली अट्रैक्ट कस्टमर्स, है ना। आपने इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है बहुत लोअर रख दी है, ताकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगो कस्टमर्स को। दूसरा है, वंस कस्टमर लॉयल्टी इज स्टैब्लिश, जैसे ही कस्टमर की लॉयल्टी स्टैब्लिश हो गई, आपने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और आपने प्राइसेस को बढ़ा दिया। एग्जाम्पल, स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स का आपने नाम सुना होगा, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत सस्ता था, लेकिन धीरे धीरे करके इन लोगों ने प्राइसेस को बढ़ा दिया। लेकिन इंडियन कंज्यूमर को ये लोग आज तक समझ नहीं पाए, इंडिया में ये लोग मार्केट नहीं बना पा रहे नेटफ्लिक्स, क्योंकि इनकी प्राइसेस इंडियन कंज्यूमर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई हैं, और हम लोग पासवर्ड शेयरिंग वाला काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो इनको तो उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। सो नेटफ्लिक्स इनिशियली ऑफर्ड लो सब्सक्रिप्शन prices to attract a broad customer base and gain brand recognition. After capturing a significant market share, it gradually increased subscription fees. हो गया। एडवांटेज क्या है, हेल्प्स गेन मार्केट शेयर क्विकली, यहाँ पे मार्केट शेयर इन लोगों ने बहुत क्विकली एक्वायर कर लिया। क्रिएट्स ब्रांड अवेयरनेस एंड कस्टमर लॉयल्टी, उन लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाया नेटफ्लिक्स को लेकर के, लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ाया। जो पहला ओटीटी का प्लेटफॉर्म का नाम का जो नाम मैंने सुना था वो नेटफ्लिक्स ही था। जब मैंने नाम सुना था तो मुझे पता भी नहीं था कि ये ओटीटी कहलाता है ना। ये स्टार्टिंग में सबसे पहला जो मैंने नाम सुना था वो नेटफ्लिक्स था, उसके बाद तो फिर अमेजन प्राइम, वूट, ये वगैरह वगैरह जो है धीरे धीरे करके सारे आए, है ना। नेटफ्लिक्स को इस चीज का फायदा हुआ, उन्होंने ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाया कि भाई ऐसा भी कोई चीज होता है, कस्टमर लॉयल्टी उससे भी बढ़ती है ना। और डिसएडवांटेज में क्या है, लो इनिशियल प्राइसिंग में रिजल्ट इन लो प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप स्टार्टिंग में प्राइसेस को कम रखोगे तो अब जो आपको प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको कम होगा। कस्टमर में रेजिस्ट प्राइस इंक्रीजेस वंस द प्राइस इज रेज्ड, और यहाँ पे कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब प्राइसेस बढ़ा दी जाती है तो कस्टमर ज्यादा प्राइस देने को तैयार नहीं होते हैं। पांचवा है स्कीमिंग प्राइसिंग। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ पढ़ाने का तरीका प्रथम, ताकि हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो पाए, 7 मिनट ही सिर्फ बचा हुआ है। सो स्कीमिंग प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस फॉर अ न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट टू कैप्चर हाई प्रॉफिट्स फ्रॉम कस्टमर्स विलिंग टू पे अ प्रीमियम। ओवर द टाइम प्राइसेस ग्रेजुअली रिड्यूस टू अट्रैक्ट अ ब्रॉडर कस्टमर बेस। ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में नहीं आती है और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट होती है, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट होती है, तो उसकी प्राइसेस को ज्यादा रखी जाती है ताकि कस्टमर्स उसके लिए प्रीमियम प्राइस पे करें और आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे जो प्रोडक्ट है वो पुराना होता जाता है, आप उसके प्राइसेस को ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कम करते जाते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस को एक्वायर कर पाओ।
स्टेप्स, सेट अ हाई इनिशियल प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और इनोवेशन। हाई प्राइस हम लोग रखते हैं, ग्रेजुअली उसकी प्राइसेस को कम कर दी जाती है। स्टेप्स की बात की गई, एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन अ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज गेमिंग कंसोल एंड स्मार्टफोन इज रिलीज्ड, कंपनीज ऑफन यूज स्कीमिंग प्राइसिंग। हमें देखने को मिलता है जब कोई भी नया फोन लॉन्च हो रहा होता है तो उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे उसकी प्राइसेस आई मीन समय बीतता है वैसे वैसे उस फोन की प्राइसेस भी घटती जाती है। प्ले स्टेशन 5 के बारे में यहाँ पे बोला गया, जो कि सोनी की तरफ से लॉन्च किया गया था। स्टार्टिंग में प्राइस इतना ज्यादा हाई था, 2 लाख 3 लाख ऐसे करके, उससे भी ज्यादा या कम मुझे नहीं पता। यूएस मार्केट में तो काफी ज्यादा प्राइस था जो भी, तो उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके फिर उसकी प्राइसेस को कम कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक उसको कस्टमर बेस उनका बन सके। और फिर जब नया प्रोडक्ट उनका आता है, प्ले स्टेशन आता है, तो फिर उसके लिए भी वो लोग जो है एक तरीके से लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। एडवांटेजेस, मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम अर्ली अडॉप्टर्स। जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं उनसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग जो है उनको बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे करते हैं। हेल्प्स रिकवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्विकली। अब यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होता है उसको जल्दी से उनका जो है उसको रिकवर भी कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों से प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। डिसएडवांटेज में क्या हो गया, हाई प्राइसेस मे लिमिट द नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एट द आउटसेट, द प्राइसेस रिडक्शन ओवर टाइम में एलियनेट अर्ली अडॉप्टर्स, है ना। जो हाई प्राइसेस है वो एक तरह से कस्टमर, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है वो उनको दूर रख होने लगते हैं। जो पोटेंशियल कस्टमर्स है जो खरीद सकते हैं, उनको जब लगता है कि भाई इसकी प्राइसेस तो बहुत ज्यादा है, तो अभी इसको बाय नहीं करते हैं, बाद में बाय करेंगे, तो ऐसा भी होता है। साथ ही साथ जब प्राइस घटने लगता है, तो जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं उनको ऐसा फील होने लगता है कि भाई हम लोगों ने इतने ज्यादा प्राइस में हम लोगों ने खरीदा, प्रीमियम प्राइस दे करके, और अब इसकी प्राइस घटने लगी है, तो उनको बहुत ज्यादा एलियनेट फील होता है ना, लगता है कि वो कहीं और से मतलब कुछ और ही उनके साथ हो रहा है। ओके, छठा है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। जैसा कि मैंने बताया था, ये मैं इसको रीड नहीं कर रहा प्रथम, ठीक है ना। आई होप कि इसका आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग प्राइसेस दैट हैव अ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर। ऐसा प्राइस रखो कि कंज्यूमर के दिमाग के ऊपर उस चीज का असर पड़े। दिस स्ट्रेटेजी प्लेज ऑन द कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ प्राइस एंड एम्स टू मेक द प्रोडक्ट अपीयर मोर अफोर्डेबल और बेटर वैल्यू। लोगों को ये दर्शाना कि भाई आपको बहुत सस्ते में आपका ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और चूंकि ये प्रोडक्ट सस्ते में है, थोड़ा सस्ते में है, आपको लगता है सस्ते में है ऐसा, तो आप उसको बाय कर लेते हो। सेट प्राइसेस यूजिंग चार्म प्राइसिंग, जैसे कि 9.99 इंस्टेड ऑफ 10 टू मेक द प्राइस अपीयर लोअर देन इट एक्चुअली इज। सिर्फ अपीयर होता है कि ये कम है, लेकिन है तो नहीं भाई, राइट। यूज हाइयर प्राइसेस फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स टू इवोक परसेप्शंस ऑफ क्वालिटी। और कई बार आप हाई प्राइस भी रखते हो ताकि लोगों के अंदर जो है ये भी जो परसेप्शन है वो भी बने कि भाई इसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। एग्जाम्पल के लिए कपड़ों का यहाँ पे दिया गया होगा, रिटेलर्स ऑफन यूज प्राइसेस लाइक 19.99 9.99 इंस्टेड ऑफ 20 और 10 एज अ स्लाइटली लोअर प्राइस अपीयर्स टू बी अ बेटर डील, है ना। जब थोड़ा सा प्राइस कम रहता है ना, तो आपको लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा डील ले लेते हैं, है ना, तो उस चीज के लिए इवन दो द डिफरेंस इज ओनली अ पेनी, यहाँ तक कि जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ पेनी के बराबर होता है, फिर भी हम लोग उसको कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, मेक्स प्रोडक्ट्स अपीयर मोर अफोर्डेबल टू कंज्यूमर्स। इससे ऐसा महसूस है तो होता है हम लोगों को कि जो प्राइसेस है वो बहुत अफोर्डेबल है, कम है। इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर विदाउट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द प्राइस। अब यहाँ पे आप कंज्यूमर बिहेवियर को भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसकी प्राइसेस आपने बस थोड़ी सी घटाई है, और उससे जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या हो गया, मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब ये जो है सारी की सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए इफेक्टिव नहीं भी हो सकता है, स्पेशली फॉर हाई एंड और लग्जरी आइटम्स। ओवर यूज कैन लीड टू कंज्यूमर स्केप्टिसिज्म, है ना। जब ओवर यूज बहुत ज्यादा होने लगता है तो कंज्यूमर भी स्केप्टिक होने लगता है, मतलब दो राय में रहने लगता है कि भाई लें कि नहीं लें, अच्छा है ना बुरा है ना, इस तरह की चीज जो है होने लगती है। बंडल प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, जब चीजों को बंडल करके बेचा जाता है। बंडल प्राइसिंग इन्वॉल्व्स ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर अ सिंगल यूज, यूजुअली एट अ डिस्काउंट, एनकरेजिंग कस्टमर्स टू बाय मोर आइटम्स, है ना। ज्यादा लोग खरीदे इस चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ बंडल करके आप उसको प्राइसेस को थोड़ा सा कम पे बेच दे रहे हो, है ना, तो उस वजह से वो चीजें आप करते हो। स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, जैसे कि कॉफी के साथ कॉफी मग फ्री में दे दिया गया, है ना, देखने को मिलता है आपको, तो ये चीज जो है वो उसी चीज के लिए की जाती है। और सर्विसेज दैट कैन बी बंडल टुगेदर, सेट अ प्राइस दैट प्रोवाइड्स अ डिस्काउंट ऑन द कंबाइंड आइटम्स, है ना, आपने कोई एक ऐसा प्राइस रखा, दो प्रोडक्ट को मिला करके आपने थोड़ा सा डिस्काउंट उसके ऊपर दे दिया ताकि लोगों को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्टिव लगता था जब मुझे कॉफी के साथ कॉफी मग फ्री मिलता था,
राइट। तो वो चीज भी है। एग्जाम्पल, अ फास्ट फूड चेन माइट ऑफर ए मील बंडल कंसिस्टिंग ऑफ बर्गर, फ्राइज एंड अ ड्रिंक। जो अभी देखने को मिलता है, जब भी केएफसी का ऐड होगा, केएफसी के बकेट के साथ कोल्ड ड्रिंक भी रहता है। राइट, वही बात यहाँ पे बोली गई है कि बर्गर फ्राइज के साथ ड्रिंक भी आपको जो है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। प्राइसेस वो लोग ठीक ठाक ले रहे हैं, एक साथ तीन तीन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, थोड़ा सा उनको डिस्काउंट देने में क्या दिक्कत है? राइट, तो ऐसा भी कंपनीज करती हैं। एडवांटेज क्या है? इंक्रीजेस सेल्स वॉल्यूम बाय इंकरेजिंग कस्टमर्स टू परचेज मोर आइटम्स। यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा बाय करने लगते हो, आपको लगता है कि डिस्काउंट आपको मिल रहा है। राइट, प्रोवाइड्स परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर। यहाँ पे परसीव्ड वैल्यू लोगों को मिलता है ना, कि उनको कुछ फायदा मिल रहा है क्योंकि लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है? मे रिड्यूस द परसीव्ड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। जो जो परसीव्ड वैल्यू है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का, वो घटने लगता है। आप हमेशा आप सोचोगे कि भाई हमें कॉम्बो ही मिल जाए, कॉम्बो ही बेहतर है। अगर तीन चार दोस्त एक साथ हैं तो कॉम्बो लेने में दिक्कत क्या है, फायदा तो हो ही रहा है। राइट, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कंपनीज के लिए। कैन लीड टू ओवर स्टॉकिंग और अंडर यूटिलाइजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स इन द बंडल। कई बार ऐसा भी होने को मिलता है कि आपने प्रोडक्ट, चूंकि आप बंडल में बेच रहे हो, तो अब आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ मंगा लिए, बंडल वाले, लेकिन लोग उस टाइम पे बाय नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, जो स्टॉक है वो ओवर स्टॉक हो गया, ज्यादा जमा हो गया आपके पास, या आप किसी चीज को बहुत कम यूटिलाइज कर पा रहे हो। ये प्रॉब्लम हम लोग को जो है बंडल प्राइसिंग में हम लोग को देखने को मिलता है। कंक्लूड कर देते हैं, सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा है। तो यही 6-7 पॉइंट्स हैं प्रथम, जो कि आपको याद रखने हैं, और ये जितने जल्दी से याद हो जाएगा उतना अच्छा है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, डेफिनेशन कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी इसको याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है ना। आप भी जब लाइफ में कुछ करोगे, ऐसा बिजनेस अगर करोगे, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो कंक्लूजन में इसको डिटेल में पढ़ नहीं रहा, आप एक बार पढ़ लेना। एंड मिलते हैं फिर अगले क्लास में प्रथम। ओके, हेलो। ओके सर। ओके देन, ठीक है प्रथम, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर हो सके तो कल ही करेंगे। ओके सर। ओके देन, बाय। बाय गुड सर। नाइट।